स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। आज हम सभी एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस 2020 के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किसमें विकसित किया गया? ऑप्शन ए है मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है राजनीति विज्ञान, ऑप्शन सी है मानव विज्ञान या फिर ऑप्शन डी समाजशास्त्र। वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से रीड कीजिए और आंसर को गेस करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट मीन्स कि मानव विज्ञान। समाजशास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम मानव विज्ञान में विकसित किया गया। ओके, तुलनात्मक राजनीति में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रयोग की प्रेरणा रेडक्लिफ ब्राउन और बी मैलिनोस्की सरीखे मानव वैज्ञानिकों की कृतियों से उभरकर हमारे समक्ष आई है। तो याद रखेंगे आप सभी। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट मीन्स कि मानव विज्ञान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है W.G. रुंसीमैन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी है ऑरेन यंग या फिर ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये स्टेटमेंट W.G. रुंसीमैन का है। ओके, ये स्टेटमेंट जो है कि प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट W.G. रुंसीमैन के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन ए है R.R. रोस्टो, ऑप्शन बी है लुसियन पाई, ऑप्शन सी है A.F.K. ऑर्गेन्स्की या फिर ऑप्शन डी डेविड एप्टर। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट मीन्स कि A.F.K. ऑर्गेन्स्की ने कहा था कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए किसी भी विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है लुसियन पाई, क्या आधुनिकीकरण सिद्धांत से रिलेटेड है। बी है इमैनुअल वॉलरस्टीन, क्या विश्व व्यवस्था सिद्धांत से रिलेटेड हैं। सी है थेडा स्कोकपोल, क्या वे नव संस्थावाद से रिलेटेड हैं। ऑप्शन डी है कार्ल डोइस, क्या ये संचार सिद्धांत से रिलेटेड हैं। गेस कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट मीन्स कि लुसियन पाई आधुनिकीकरण सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड थिंकर हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1966 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई। ऑप्शन ए है मैक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, USA व UK। ऑप्शन बी है USA, UK, मैक्सिको, जर्मनी व इटली। ऑप्शन सी है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान व इंडिया। ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, यूएसए, यूके और फ्रांस। बताइए कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। यदि आप पढ़े होंगे सिविक कल्चर को तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दैट मीन्स कि यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी व इटली के सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित की गई है। देखिए, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागरिक संस्कृति से जुड़े हुए यानी सिविक कल्चर से रिलेटेड जो दो स्कॉलर हैं उनका नाम है गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा। इनकी एक बुक पब्लिश होती है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, जो कि 1963 में पब्लिश होती है। ओके, और इन दोनों विचारकों ने, इन दोनों विद्वानों ने जर्मनी, इटली, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस के 5000 से भी अधिक नागरिकों का पर्यवेक्षण किया, उनका साक्षात्कार किया। उसके बाद इन्होंने नागरिक संस्कृति की अवधारणा हमारे समक्ष प्रस्तुत की। अर्थात सिविक कल्चर से जो रिलेटेड स्कॉलर हैं उनका नाम गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा है। और इनके बुक का नाम भी आप याद रखेंगे। इनके बुक का नाम है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, जो कि 1963 के अंतर्गत पब्लिश होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान विनिमय किसका निरूपण है, यानी अनइक्वल एक्सचेंज किसका निरूपण है। ऑप्शन ए है समीर अमीन, ऑप्शन बी है पॉल स्वीजी, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी है आंद्रे गुंटर फ्रैंक। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि समीर अमीन जी के द्वारा अनइक्वल एक्सचेंज यानी असमान विनिमय का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जाता है। ये एक इजिप्टियन इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ओके, और ये डिपेंडेंसी थ्योरी यानी प्राश्रितता सिद्धांत के स्कॉलर रहे हैं। और इनकी 2 फेमस बुक है जिसका नाम है इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, जो कि 1976 में पब्लिश होती है। इनकी पहली बुक का नाम क्या है, इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, जो कि 1976 के अंतर्गत पब्लिश होती है। और इनकी सेकेंड बुक है एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, जो कि 1970 के अंतर्गत पब्लिश होती है। और एक खास बात इनके बारे में आप जान लीजिए कि यूरोसेंट्रिज्म जो टर्म है वो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है 1988 के दौरान। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है पार्टी व्यवस्था संबंधित डुअर्जर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है। ऑप्शन ए है पश्चिम यूरोप, ऑप्शन बी विश्व के समस्त प्रजातांत्रिक देश, ऑप्शन सी है विकासशील विश्व में पार्टी व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी साम्यवादी विश्व में राजनीतिक पार्टी व्यवस्था। बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि पार्टी व्यवस्था संबंधित डुअर्जर का जो वर्गीकरण है वो पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है। याद रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। फर्स्ट है वो राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। सेकेंड है समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास रहती है। थर्ड है वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है। फोर्थ है वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है। कूट में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए। अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में बोला जा रहा है कि वह राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। बिल्कुल सही बात है।
ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास रहती है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है, ये स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में गलत है। फोर्थ है वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। दैट मीन्स कि केवल 1 और 2 सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, 1 और 2 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था को फ्लो मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है गैब्रियल आमंड, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी मार्टिन कापलान, ऑप्शन डी आरन यंग। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दैट मीन्स कि डेविड ईस्टन जी के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को फ्लॉ मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डेविड ईस्टन की एक बहुत ही फेमस कृति है जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1953 में पब्लिश होती है। ओके, और अपने इसी बुक के अंतर्गत वो इनपुट आउटपुट एनालिसिस को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। ओके, और अपने इसी बुक के अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को फ्लो मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, तो याद रखेंगे आप सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी टेलकोट पार्सन्स, ऑप्शन सी मेलिनोवस्की, ऑप्शन डी आर्थर बेंटले। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दैट मीन्स कि टालकोट पार्सन्स से आमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली ली है। और आमंड की दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण को यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, और इन्होंने अपने इस एनालिसिस के दौरान अधिकतर शब्दावली टालकोट पार्सन्स से ग्रहण की है। टालकोट पार्सन्स एक प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक है, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। ओके, और एक सभ्य समाज के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने का श्रेय इन्हीं प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक अर्थात टालकोट पार्सन्स को जाता है। याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? ऑप्शन ए है आमंड और वर्बा, ऑप्शन बी है एसपी हंटिंगटन, ऑप्शन सी है लुसियन पाई, या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड सिल्स। बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दैट मीन्स कि एसपी हंटिंगटन ने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है, और इनका पूरा नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन, और इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि 1996 के अंतर्गत पब्लिश होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो, यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? फर्स्ट है भारत, सेकेंड है अमेरिका, थर्ड है स्विट्जरलैंड, या फोर ऑस्ट्रेलिया। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी 1 और 2, यानी भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा है? फर्स्ट संस्थागत सिद्धांत, सेकेंड है ऐतिहासिक संकट सिद्धांत, और थर्ड है विकास सिद्धांत। ऑप्शन ए है लाभ पेलोम्ब्रा और मायरन विनर, ऑप्शन बी पीटर के मर्कल, ऑप्शन सी हैरी एक्सटीन, ऑप्शन डी जीन ब्लॉन्डेल। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि लाभ पेलोम्ब्रा और मायरन विनर ने राजनीतिक दलों के उद्भव को
तीन सिद्धांतों के साथ जोड़ा है, जिसमें फर्स्ट है संस्थागत सिद्धांत, सेकंड है ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और थर्ड है विकास सिद्धांत। तो याद कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है, यानी हमें नहीं पर फोकस करना है। फर्स्ट है स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। सेकेंड है यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है। थर्ड है भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। फोर्थ है इंग्लैंड में टोरीज को रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव माना जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो गेस कीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है स्विट्जरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में। ओके। सेकेंड है यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है, बिल्कुल प्रतिबंधित है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। फोर्थ है इंग्लैंड में टोरीज को रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव माना जाता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स कि हमें इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, यानी 1 और 3 ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हैरोल्ड जे लास्की, ऑप्शन बी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन सी हैरोल्ड विल्सन या फिर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दैट मीन्स कि विंस्टन चर्चिल का ये स्टेटमेंट है कि नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। स्टेटमेंट ए है, नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज़ नीचे नहीं गिरा सकती है, और कारण दे रखा है कि माइकल के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। कोड दे रखा है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन दे रखा था कि नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उन्हें कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरा सकती है। क्यों? क्योंकि माइकल का कहना है कि अधिकतर मनुष्य जो हैं वो उदासीन है और अकर्मण्य है, यानी कर्म पर बिलीव नहीं करते हैं, चापलूसी करने पर वो बिलीव करता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, यानी एक राष्ट्रीय नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता। ऑप्शन ए है भारत और यूएसए, ऑप्शन बी है भारत और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और यूएसए, ऑप्शन डी है यूएसए और यूके। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दैट मीन्स कि स्विट्जरलैंड और यूएसए में डुअल सिटीजनशिप लागू है, यानी आपको राष्ट्रीय नागरिकता की ज़रूरत पड़ेगी और एक राज्य की नागरिकता की ज़रूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? दैट मीन्स कि एलिट थियरी का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दैट मीन्स कि अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में प्रारंभ होता है।
तो याद रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।